हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन तक पढ़ा था। आज हम उसी न्यूमैन प्रोजेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि स्टीरियो आइसोमर का एक टाइप कन्फर्मेशन होता है, और कन्फर्मेशन में क्या होता है कि एंगल हम जो रोटेशन करते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रो करते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होने के कारण जब हम लोग उसमें रोटेशन लाते हैं तो ओवरलैपिंग रीजन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब देखिए, हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को पढ़ रहे थे। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक मॉलिक्यूल लिया था C, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे। दूसरा कार्बन था, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ था, और इसको हम लोग यहां से देख रहे थे। ये हमारा फ्रंट कार्बन था और ये हमारा बैक कार्बन था। फ्रंट कार्बन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं और बैक कार्बन को हम लोग सर्कल से दिखाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रंट कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बैक कार्बन एटम पे भी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं है। यदि हम फ्रंट कार्बन एटम को ड्रॉ करें तो ये हमारा कोई फ्रंट कार्बन एटम है, ये फ्रंट कार्बन एटम है और इस पे 3 हाइड्रोजन, ये 2 3 लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हम लोगों ने बैक कार्बन एटम को देखा तो बैक कार्बन एटम पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन मान लिया हम लोगों ने लगा, ये सेकेंड हाइड्रोजन लगा और ये थर्ड हाइड्रोजन लगा। देखिए, यदि इसको देखें तो इसके बीच का जो एंगल होगा, ये यदि H1 और H2 हम लोग मान लिए तो H1 और H2 के बीच का एंगल कितना होगा? 120 होगा। क्या है कि 3 इक्वल पार्ट में एक सर्किल को यदि हम डिवाइड करें तो एक एंगल कितने का होगा? 120 का। ये 120 का है। यदि ये 120 का है, ये एंगल यदि थीटा होगा तो इन दोनों के बीच में भी एंगल 120 होगा। यदि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? यदि ये एंगल थीटा होगा तो ये होगा क्या? 120 डिग्री माइनस थीटा। हियर थीटा इज टॉर्सनल एंगल, टॉर्सनल एंगल। थीटा क्या है? टॉर्सनल एंगल। अब देखिए, बताइए थीटा का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है कि ये दोनों एक जगह पे आ जाए, मतलब आगे वाले का कोई हाइड्रोजन और दूसरे पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसके बीच में 0 डिग्री हो, मतलब ये दोनों ऐसे हो तो ये इसको ढक लेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्लिप्स्ड। मतलब एक यदि दूसरे को ढक ले तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्लिप्स्ड। तो थीटा क्या होगा? थीटा मिनिमम कितना आ सकता है? 0 डिग्री। और बताइए ये थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये इस दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में आ जाए। ये और ये यदि 120 है, यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री माइनस थीटा। यदि हमको इस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो इस हाइड्रोजन को हमको एकदम बीच में लगाना पड़ेगा, और बीच में लगाने का मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो कैसा होगा स्ट्रक्चर? इसको हम फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम हटा देते हैं। देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो ये इसके पास आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये हमारा बैक कार्बन एटम। बैक कार्बन एटम में भी हाइड्रोजन यहां है, 1 2 और 3। अब देखिए, जब यह हाइड्रोजन 0 डिग्री पे है तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब पीछे वाले कार्बन के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और कार्बन के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और फ्रंट कार्बन एटम के हाइड्रोजन और कार्बन के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम
रिपल्सन होगा। तो यहां क्या होगा, इफ थीटा इज मिनिमम इक्वल टू मिनिमम, तो रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड का है कि आगे वाला पीछे वाले पे ग्रहण लगा रहा है। ऐसे ये लगा हुआ है तो आगे वाला पीछे वाला को क्या कर रहा है, ढक रहा है। जैसे सोलर इक्लिप्स लगता है, ल्यूनर इक्लिप्स लगता है, तो क्या होता है, एक दूसरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट यदि ढक लें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्लिप्स्ड। और दूसरा क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 60 होगा तो ये हाइड्रोजन कहीं इस दोनों के बीच में होगा। ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम हो गया, इस पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यदि हम लोग बैक कार्बन एटम को देखें तो ये हमारा बैक कार्बन एटम। अभी थीटा कितना बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। थीटा क्या हमारा, टॉर्सनल एंगल। क्या है, टॉर्सनल एंगल। थीटा हमारा क्या है, टॉर्सनल एंगल। और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। ये अभी है 60 डिग्री। ये H यहां और ये H यहां। अब देखिए यहां थीटा क्या है, मैक्सिमम। थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। क्या है कि ये दोनों के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अभी सबसे ज्यादा दूर पे हैं। क्या है, सबसे ज्यादा दूर पे हैं, इसलिए इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां क्या होगा, थीटा यदि मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन मिनिमम। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। कैसा बोलते हैं, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कैसे लिखना है, देख ही रहे हो, यहां से यहां तक लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। यदि मुझे बोलोगे तो मैं लाइन भी खींच दूंगा। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकेंड सेक्शन है, ये हमारा थर्ड सेक्शन। कोई दिक्कत है, छाप लीजिए। अब देखिए क्या है कि हमारा थीटा मिनिमम 0 डिग्री है। इस समय जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोले हम लोग, इक्लिप्स्ड। थीटा मैक्सिमम जो है वो 60 डिग्री है। इस समय जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोले हम लोग, स्टैगर्ड। क्या बोले, स्टैगर्ड। अब देखिए थीटा 0 to 60 के बीच में भी हो सकता है। क्या हो सकता है, थीटा 0 से 60 के बीच में हो सकता है। थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री। क्या है कि थीटा का मैक्सिमम 60 है और मिनिमम 0 डिग्री है। तो देखिए थीटा का मान क्या हो सकता है, 0 to 60 डिग्री हो सकता है। और इस समय इसको जो कहते हैं वो कहते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं, स्क्यू। क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं। तो ये आपको छाप लेना है। अब देखिए हमको एक नया टर्म डिफाइन करना है, टॉर्सनल स्ट्रैंड। देखिए टॉर्सनल स्ट्रैंड को डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट कार्बन एटम एंड बैक कार्बन एटम। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन bounded electron of front carbon atom
एटम एंड बैक कार्बन एटम। ये क्या है? ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है बिटवीन किसके? फ्रंट कार्बन एटम का जो हमारा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और बैक कार्बन एटम का जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में जो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रैंड। अब देखिए, तो जब हम लोग इक्लिप्स स्ट्रक्चर को देखें, यही था हमारा इक्लिप्स। क्या इक्लिप्स स्ट्रक्चर यही था? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अभी देखिए ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे है। क्या है? मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा। तो क्या होगा? थीटा यदि मिनिमम होगा तो टॉर्सनल स्ट्रैंड क्या होगा? टॉर्सनल स्ट्रैंड मैक्सिमम। और थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है कितना? थीटा ये हो जाए 60 डिग्री पे। थीटा 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा स्टैगर्ड शेप हो गया। और स्टैगर्ड शेप के लिए हमारा टॉर्सनल स्ट्रैंड क्या होगा? मिनिमम होगा। यदि थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्सनल स्ट्रैंड क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? टॉर्सनल स्ट्रैंड मिनिमम होगा। इसको छापिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, हमारे पास दो कंडीशन है जब थीटा 0 डिग्री है और उसके बाद थीटा क्या है? 60 डिग्री है। थीटा जब 0 डिग्री है तो टॉर्सनल स्ट्रैंड जो है वो मैक्सिमम है, और थीटा जब 60 डिग्री है तो टॉर्सनल स्ट्रैंड हमारा क्या है? मिनिमम है। तो देखिए, यदि थीटा मिनिमम होगा तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा। यदि रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी होगा। यह बात समझ में आता है? यदि रिपल्सन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में एनर्जी भी ज्यादा होगा, और यदि किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी ज्यादा होता है इसका मतलब वो कम स्टेबल होता है, तो वो क्या होगा? मिनिमम स्टेबल। अब देखिए, जब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है, क्या है? थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है तो हमारा रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है, मतलब इसका जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है और इसका जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है फ्रंट कार्बन एटम का और बैक कार्बन एटम का, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो हमारा रिपल्सन क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा। यदि रिपल्सन मिनिमम हुआ तो एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम होगा। एनर्जी क्या होगा? यदि मॉलिक्यूल का एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी में क्या होगा? स्टेबिलिटी बोले तो क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या होगा? स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो क्या ये समझ में आया? इक्लिप्स्ड मिनिमम स्टेबल होता है और स्टैगर्ड मैक्सिमम स्टेबल होता है जब हम लोग इस मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। ये हमारा क्या है? इक्लिप्स्ड। क्या है? इक्लिप्स्ड। और ये क्या है हमारा? स्टैगर्ड। क्या है? ये क्या है हमारा? स्टैगर्ड है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए, हम लोग अब कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन उसका आता है। सबसे पहला हमारा है इक्लिप्स कंफर्मेशन। इक्लिप्स कंफर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि हमारा इक्लिप्स कंफर्मेशन में हमारा जो होगा मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन होगा,
और क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। तो वैसे कंफर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्लिप्स कंफर्मेशन बोलेंगे। स्टैगर्ड क्या था, मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन व्हिच हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन इज नोन एज स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और स्क्यू कंफर्मेशन क्या था, मैंने बोला था कि इन बिटवीन इक्लिप्स और स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच का जो भी कंफर्मेशन बनेगा वो हमारा क्या होगा, स्क्यू कंफर्मेशन होगा। स्क्यू कंफर्मेशन के लिए थीटा जो है वो 0 to 60 के बीच में लाई करेगा। जब इक्लिप्स होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा और स्टैगर्ड जब होगा तो थीटा 60 डिग्री होगा। तो ये आपको क्लियर है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, कंफर्मेशनल एनालिसिस। कंफर्मेशनल एनालिसिस है को लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रोटेशन। क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखिए थीटा हमारा क्या था, टॉर्सनल एंगल। क्या था, टॉर्सनल एंगल। और अल्फा हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। और हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा कोई इक्लिप्स शेप, सॉरी H H H, ये फ्रंट कार्बन एटम, ये H H और H है। देखिए इस मॉलिक्यूल को देखें तो अभी हमारा जो थीटा है वह 0 डिग्री है और एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन यदि अल्फा देखें तो वो भी 0 है, क्योंकि अभी मैंने मॉलिक्यूल को घुमाया नहीं। देखिए ईच एंड एवरी टाइम क्या होगा, ईच एंड एवरी टाइम हम लोग जो एंगल ऑफ रोटेशन देंगे वो 60 का देंगे। क्या है कि एक बार इक्लिप्स, उसके बाद स्टैगर्ड, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में ही हम लोग हमेशा मॉलिक्यूल को बनाएंगे। स्क्यू तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्यू हो सकते हैं इन बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। देखिए यदि यहां हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री देंगे तो अब क्या होगा कि हम लोग मान लेते हैं फ्रंट कार्बन एटम को स्टॉप कर देते हैं और बैक कार्बन एटम को घुमाना चालू करते हैं। जैसे ये 3 एटम थे, ये हमारे फ्रंट कार्बन एटम क्या है, फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो ये फ्रंट कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन, और यहां से कोई तुमको नहीं दिख रहा होगा, ये से देखते हैं, ये हमारा बैक कार्बन है और यहां भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां 3 हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने क्या किया, फ्रंट कार्बन एटम को स्टॉप करके बैक कार्बन एटम को 60 पे घुमाना चालू किया। तो देखिए हम फ्रंट कार्बन एटम को स्टॉप किए हैं और बैक कार्बन एटम को 60 पे घुमा देते हैं। जैसे हम लोग बैक कार्बन एटम को 60 पे घुमाएंगे तो फ्रंट कार्बन एटम तो जहां है वही रह जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बैक कार्बन एटम को देखें तो बैक कार्बन पे कितने का रोटेशन देना है, 60 का। तो ये कहां आ गया, यहां, ये कहां आ गया, यहां, और ये कहां क्या आ गया, यहां। अब देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ये दोनों के बीच में एंगल 60 है और हमारा अल्फा भी 60 डिग्री है। क्या है, हमने रोटेशन कितना दिया, 60 दिया। अभी देखिए जिस समय हम लोगों ने मॉलिक्यूल को नहीं घुमाया था तब ये मॉलिक्यूल इक्लिप्स्ड था तो इसका एनर्जी कम था। अब ये मॉलिक्यूल हमारा स्टैगर्ड हो गया तो इस समय इस मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो गया। इसी एनर्जी चेंज को हम लोग कंफर्मेशनल एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए यहां तक रखते हैं, कल हम लोग कंफर्मेशनल एनालिसिस पढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू।